हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ चाह नहीं है कोई चीज सीखने की, विल नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कोई कुछ नहीं सीख सकते हो। बट वहीं अगर आपको कुछ चीज, अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइन हो, आपने ठाना हुआ है कि नहीं मुझे चीज करनी है, तो आप उसको बिल्कुल कर लोगे। उसमें आपको एक प्रॉपर और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप कुछ सीख नहीं रहे, बेमन से बैठे हो, तो अच्छे से अच्छा टीचर, बेस्ट से बेस्ट कोच आपके पास आ जाए, आपको कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपका मन ही नहीं है, बेमन से बैठे। बट वहीं अगर आप किसी चीज में मन लगा रखा है, आपने डिटरमाइन है कि नहीं मुझे चीज करनी करनी है, ठान लिया कि चीज करनी है, चैप्टर खत्म करना है, या फिर मुझे इतने ग्राउंड के इतने राउंड मारने हैं, या फिर इतनी अच्छी बॉलिंग, जो भी आपके गोल्स हैं, या चैप्टर खत्म करना है, तो आप अगर किसी चीज को डिटरमाइन करके बैठ गए ना बच्चों, तो उसमें आप बदलाव, अपने में खुद आप बदलाव देखोगे। कैसा बदलाव देखोगे? आप बहाने मारना कम कर दोगे, आप उस कार्य के प्रति जो है ज्यादा सजग हो जाओगे, आप चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। कोई दूसरा नहीं सिखाएगा आपको, ये डिटर्मिनेशन आपको सिखाएगा। तो कभी किसी चीज को लेकर डिटरमाइन होकर देखिए किसी चीज पे, तो आपको पता लगेगा कि कितना चेंज आता है हमारे बिहेवियर में। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको एक होमवर्क के लिए, तो पहले आपके क्वेश्चन देख लें। मैंने उसको यहाँ समझाया भी था, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि सबने क्वेश्चन किया भी होगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, आप देख लें क्या क्या हिंट मैंने यहाँ पे दी थी, और जरा अगर किसी ने किया है क्वेश्चन तो मुझे बताएं। चलिए, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने हिंट दिया था आपको समझने के लिए, बट इस चीज को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट से, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप जानोगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए होगा आगे आने वाली क्लासेस में भी। तो देखिए जरा, इससे पहले आपको दो चीजें, मैं कुछ चीजें समझाऊं, और ये चीज ना बहुत आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं, ठीक है, आप समझिए, अगर मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, आपको पता है दो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? वो रेखाएं जो आपस में कभी मिलती नहीं है ना, पैरेलल लाइंस वो होती हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। दो हमारे पास पैरेलल लाइंस है, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं को ऐसे दर्शा दिया, एरो से हमने दिखा दिया कि समांतर रेखा, और इन दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है अगर, तो अगर किसी दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, यानी कि त्रियक रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लो, दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जो दो त्रियक रेखाओं को काटने वाली, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रियक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ लाइन कट टू पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। करेक्ट। चलिए, इसमें कुछ एंगल्स का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं, है ना, एंगल्स के नाम बना देते हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7, एंड दिस इज एंगल 8। हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 यहाँ पे नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे। ठीक है, जो तो लाइन से बाहर वाले एंगल है, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये लाइन से ऊपर वाले एंगल है, लाइन से ऊपर, ये देखो लाइन से बाहर है, ये भी देखेंगे आप, ये लाइन से बाहर है। ये जो बाहर है, जो लाइन से बाहर वाले एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल्स है, यानी कि बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से होंगे एक्सटीरियर एंगल, वो भी मैं यहाँ नाम लिख दूं। एक लाइन से बाहर, यानी जो बाहर है, 1 2, कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, और एंगल 7, और एंगल 8। ये हम वैसे आपको समझा रहा हूं, एंगल 1, एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, फिर जो लाइन से अंदर है,
जो हमारे लाइन से अंदर है, या आप इसको ऑब्वियसली बात है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। ये जो लाइन से अंदर आपको दिख रहे हैं अंदर वाले एंगल हैं जो, ठीक है। लाइन से कौन कौन से एंगल है अंदर, इंटीरियर एंगल की बात करूं अगर मैं, तो इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हम सबको पता होनी चाहिए। 3 4 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है, ये हो गए। तो अब जब मैं एक्सटीरियर एंगल बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे एक्सटीरियर एंगल कौन से और इंटीरियर एंगल कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, यानी कि संगत कोणों के बारे में। तो पहला यहाँ हमारा जो है, फर्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, संगत कोण, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलेंगे हम, संगत कोण, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। चलिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बच्चों, संगत कोण की बात अगर मैं करूं, यहाँ पे संगत कोण की बात अगर हम करें, तो संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, अब आप देख ध्यान से समझना, संगत कोण। तो संगत कोण में आप यहां देखेंगे, संगत कोण हमने क्या बोला, एक एंगल, मैं बोल रहा हूं एक एंगल, संगत मतलब एक एंगल बाहर का लेंगे और एक एंगल अंदर का लेंगे। तो एंगल 1 के साथ संगत कोण कौन बना रहा है, एंगल 5। एंगल 1 के साथ संगत कोण बना रहा है एंगल 5। आप ध्यान से देखेंगे, एंगल 1 और एंगल 5। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो संगत कोण है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे संगत कोण है, ये बराबर भी होते हैं साथ में और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 5, और साथ ही साथ एंगल 1 और एंगल 5 आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल भी होते हैं। क्या बोला मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 5। अब बात करूं, ये भी तो एंगल, एक एंगल बाहर का, ठीक है, एक एंगल हम बाहर का ले लेंगे, एक एंगल आप देखेंगे यहाँ पे, एक एंगल यहाँ बाहर का और एक एंगल अंदर का लूंगा, ठीक है। तो 2 के साथ कौन बना रहा है, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, तो एंगल 2 एंड एंगल 6, है ना। बात करूं तो एंगल 2 एंड एंगल 6 भी आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर एक एंगल एक बाहर का, एंगल 3 के साथ आप देखेंगे यहाँ पे, एंगल 3 का आप देखो, एंगल 3 का एक एंगल अंदर का, एक एंगल उसी के संगत कौन सा है, बाहर का। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 भी यहां पे है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, ये पेयर भी बनाते हैं, जोड़े भी बनाते हैं और साथ ही आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। फिर एंगल 3 एंगल 7 हो गया। फिर वैसे ही आप यहां देखेंगे, एक एंगल ये हो गया एंगल 4, एंगल 4 किसके साथ बना रहा है, एंगल 8 के साथ, एक एंगल अंदर का तो एक एंगल बाहर का। तो यहां हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। दूसरा है आपके पास दो ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण या एकांतर आंतरिक कोण भी कई जगह बोला जाता है। तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर आंतरिक कोण, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है ना बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिस तरह से हम आप देख पा रहे हैं कि सारी बात क्या हो रही है, और इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे स्टेप्स लगेंगे वो हमारे इंटीरियर एंगल्स पे लगेंगे, यानी कि एंगल 3 एंगल 4
एंगल 5 और एंगल 6। इन पे ही ये स्टेप्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण होता क्या है? एकांतर अंतःकोण होता है, अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़ के, है ना? या अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, अल्टरनेट डेज में क्लासेस चलेंगी, मतलब एक दिन छोड़ के क्लासेस आपकी चलेंगी, यही तो अल्टरनेट डेज का मतलब होता है। तो अब आप यहाँ देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण में आप यहाँ इस चीज को समझेंगे कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, है ना, एकांतर अंतःकोण में हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि एकांतर अंतःकोण में आप ये चीज समझें कि सर जैसे ये एंगल 3 है, ठीक है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 के बाद कौन सा एंगल आना चाहिए? एंगल 5 आना चाहिए देखा जाए तो, बट एंगल 5 को छोड़ के हम एंगल 6 पे जाते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 6 यहाँ पे क्या है? पेयर बनाते हैं। क्या बोला मैंने? एंगल 3 और एंगल 6 यहाँ पे क्या है? पेयर बनाते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 यानी कि अल्टरनेट ऐसे बनाएंगे, एक इधर का तो एक इधर का, ठीक है, या ऐसे याद रख लें या एक एंगल छोड़ के आप याद रखें कि एक एंगल छोड़ के बनाए, तो एंगल 3 एंड एंगल 6, और साथ ही साथ एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर भी होते हैं, ठीक है। वैसे ही सर एंगल 4 के साथ कौन बनाएगा? एंगल 4 ये रहा, एंगल 4 के साथ आप एंगल 5, भाई इसका ऑल्टरनेट है ना, एंगल 4 एंगल 4 एंगल 5। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जब भी ऑल्टरनेट एंगल होगा ना, वो हमेशा जेड बना रहा होगा, एंगल 3 और एंगल 6 आप देखेंगे, एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है? जेड बनाते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। ये भी आप याद रखने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो एक एंगल इस तरफ का इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, एक एंगल इस तरफ का, तो दूसरा उस तरफ का ऑल्टरनेट, तो यहाँ पे जो दूसरा पेयर बनेगा वो बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। एंगल 4 के साथ ये इंटीरियर एंगल ये है, तो एंगल 5 यहाँ पे बना रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 5, तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या है? आपके पेयर बना रहे हैं, साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं, तो ये तो हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। फिर इसी पे ही हमारी बात आती है तीसरा सीन, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। जिस तरह से इंटीरियर एंगल के पेयर थे वैसे ही आपके एक्सटीरियर एंगल के पेयर भी बनेंगे। बात सिंपल सी है कि सर एंगल 1 के साथ कौन बनेगा? एंगल 8 क्रॉस में बनते हैं, है ना, एंगल 1 एंड एंगल 8 ये आपका कम यूज भी होता है, और सेम जैसे इंटीरियर में बने वैसे बनेंगे, और वहीं पे एंगल 2 के साथ कौन सा बनेगा? एंगल 7। इस क्वेश्चन की बात रही, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हम कर सकते थे, कैसे हमें क्वेश्चन करना था। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में बताया गया था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो हमें यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सर एंगल वाई की वैल्यू तो हमको यहाँ बिल्कुल एकदम दिख रही है साफ साफ, जो यहाँ वाई है ना, जो यहाँ वाई है, तो एंगल वाई जो है 112 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज पैरेललोग्राम में, या फिर बिकॉज समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो y तो आ गया 112 है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y तो 112 आ गया। अब बात करते हैं इस 40 और z की और इस x की, z और x की बात करते हैं। तो आप कैसे करेंगे जी z और x की बात? चलिए, अगर आप यहां देखें, जो ये वाला कोण है, ये पूरा कोण, ठीक है, और ये पूरा कोण, चाहे इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो, पड़ोसी तो इसका पड़ोसी ये भी है और इसका पड़ोसी ये भी है। तो पड़ोसी से आपको एक चीज याद आई, पड़ोसी की क्या क्या चीज याद आई? हमें ये चीज याद आई कि सर मैं बोल सकता हूं 112, या फिर आप देखें पड़ोसी, ये पूरा कोण कितना है 40 प्लस z प्लस 112 जो है सर 180 के बराबर होगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो रीजन इसमें क्या दे देंगे? बिकॉज पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने पढ़ा था ना एक गुणधर्म में, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जीआईसी बौखाल, माइक आया आप लोगों के पास? हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास से गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? विदेश सत्यवली। क्या नाम है? विदेश सत्यवली। विदेश सत्यवली। अच्छा, तो विदेश बेटा कौन सी क्लास में हो आप? सर 6th। 6th क्लास में हो, तो इतना हुड़दंग क्यों मचा रखा था क्लास में अभी? सर मैं सर को बुला भी रखा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो काफी स्कूल्स देखते हैं आप लोगों को, है ना, जब स्कूल सामने लगा होता है कैमरे में। तो अभी देखो अभी कितने स्कूल सर है लॉगिन जिन्हें साहब? यहाँ पे 96 स्कूल्स अभी लॉगिन है। तो 96 के 96 स्कूल देखेंगे आपको तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? गलत बात है। चलो कोई बात नहीं। क्या आप बनोगे बड़े होके? सोचा है कुछ? यस सर। क्या बनोगे बताओ? क्या सोचा है, क्या बनना है बड़े होके? घबराओ मत, कोई बात नहीं। क्या बनोगे बड़े होके, बोलो। सर पुलिस। पुलिस? अच्छा, पुलिस क्या करोगे पुलिस बन के? अच्छा चलो ये बताओ, तुम बहुत घबरा रहे हो यार, तुम ये बताओ कि मैथ्स कैसी लगती है आपको? मैथ्स, गणित सर अच्छी। अच्छी लगती है? पक्का? यस सर। यस सर। सात सात का टेबल सुनाओगे मेरे को? सात का पहाड़ा सुनाओगे? यस सर। सुनाओ। 7 7 कम 7 7 49 7 21 7 को जाए 32 7 7 के 42 7 49 7 58 56 56 63 70। क्या बात है, वेरी गुड। भाई देखो अभी क्लास मेरे 3 गिनने पे सारे स्कूल्स है ना, जितने स्कूल है सबको अनम्यूट कर दो। जितने स्कूल हैं 3 गिनने पे जितने भी स्कूल्स हैं विदेश के लिए क्लैपिंग करेंगे, है ना, तालियां बजाएंगे सारे के सारे स्कूल मेरे 3 गिनने पे, ठीक है? और 3 गिनने पे जब मैं 3 बोलूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा विदेश, बहुत बढ़िया। तो 1 2 एंड 3। चलिए सारे बच्चे एक साथ, कम ऑन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट बैठ जाओ, ठीक है? बट जब बच्चों कोई हद से पढ़ा रहा हो ना, तो उस वक्त ढंग से बैठना चाहिए, ठीक है? वो फिर आप लोगों के लिए गलत, यहाँ से गलत इंप्रेशन जाता है,
ठीक है, जब आपसे यहाँ से कोई कुछ पूछे कि आप कौन सी क्लास में हो, क्या हो, देखो क्लास 8th चल रही है, क्लास 6 बैठी है, हो जाता है कभी कभार, है ना, क्लास 8 की स्कूल में क्लास चल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पूछते हैं इसलिए पूछते हैं कि कौन सी क्लास बैठी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर उस बच्चों से क्वेश्चन और उस हिसाब से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आपको बताना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए तो सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए तो हो रहा है, तो आप लोगों को किस तरीके से क्यों झिझकते हो। आप लोग को तो हक से बोलना चाहिए कि सर हमें क्वेश्चन बताओ, आप हमारी ड्यूटी है क्वेश्चन आपको बताना और आपका काम है पूछना। ठीक है, तो चलिए अभी आज का क्लास का टाइम ओवर हो गया, इस क्वेश्चन को आप जेड रह गया, यहाँ से जेड 8th क्लास में इसको निकाल देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।